नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, अस्पतालों में मारामारी। जो घर में कैद हैं वो घर में परेशान हैं, जो अस्पताल में हैं वो अस्पताल में परेशान हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। हर जगह चीख क्रंदन, या जब भी आप कोई व्हाट्सएप खोलें या टीवी खोलें तो मौत की ही खबरें आती हैं। ऐसे में इन सभी पर रोकथाम के लिए और लोगों को सही सुविधा पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार और देश की सरकार भी काम कर रही है। प्रदेश सरकार कई नंबर्स जारी कर रही है कि जिससे लोगों को सांत्वना मिल सके, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। यहाँ सांत्वना शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि जितने नंबर्स जारी होते हैं उनसे कोई फायदा नजर नहीं आता। लोग परेशान हैं और यही वजह है कि सरकार अपना पल्ला झाड़ती नजर आ रही थी। हालांकि अब सरकार ने क्या किया है कि लॉकडाउन, दिल्ली के तर्ज पर हरियाणा में भी लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। यहाँ एक बात बेहद अहम है, समझना जरूरी है कि ये जो लॉकडाउन है, यह लॉकडाउन 2020 में जिस तरह का लॉकडाउन था वैसा नहीं है, बल्कि 2020 में जो सितंबर और अक्टूबर में लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4 लगाया गया था और उसमें जो सुविधाएं दी गई थी, जो छूट दी गई थी, उन सभी का जिक्र इसमें भी किया गया है। और कहीं ना कहीं लोगों को जो कम्युनिटी स्प्रेड है इस वायरस का, कोरोना का, उसके रोकथाम के लिए, जो डेथ रेशियो बढ़ रहे हैं, इसके रोकथाम के लिए यह कोशिश की गई है। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह है कि आखिर सरकार ने क्या अपने हथियार डाल दिए हैं कि लॉकडाउन करनी पड़ी। हम लगातार सुनते आ रहे थे सरकार के मुलाजिमों से, अधिकारियों से, मंत्रियों से जब बातचीत होती है तो वे लोग इस पक्ष में नहीं थे कि लॉकडाउन लगाया जाए, चूंकि लोगों में एक भगदड़ की स्थिति थी। क्या सबको एक डर था कि क्या फिर वही वजह ना हो जाए, वैसा ही लॉकडाउन ना हो जाए जिसके बाद वैसी भयावह स्थिति हो और लोगों का पलायन शुरू हो जाए। जो लोग घर में हैं वो घर में ही मरने लगे, जो लोग बाहर हैं वो बाहर ही मरने लगे। क्योंकि पिछली बार की जो स्थिति थी उसमें सरकार ने बहुत सारे काम भी किए थे, लोगों को खाना भी पहुंचाया था, और सबसे बड़ी बात कि उस वक्त जो डेथ रेशियो था वो उतना नहीं था जिस तरह से इस बार डेथ के आंकड़े, मरने के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। उस बार आप ध्यान होगा आपको कि 2020 में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई थी, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन इस बार ऑक्सीजन की किल्लत है, ऑक्सीजन की जरूरत, लगभग जो भी कोविड-19 का पॉजिटिव आ रहा है उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है और सब लोग हाथ खड़े करते जा रहे हैं। ऐसे भी हम आपके पास इसलिए आए कि आखिर कई लोगों के फोन आ रहे थे कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, और कल तक सरकार कह रही थी कि लॉकडाउन नहीं लगेगी, और आखिर अचानक एक प्रदेश के गृह मंत्री ट्वीट करते हैं और पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा हो जाती है। तो आखिर ये लॉकडाउन क्या है, इसमें किन किन सुविधाओं की छूट मिली है और इसमें हमें क्या एहतियात बरतनी है, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, इन सभी बातों को लेकर एक कंप्लीट विश्लेषण के साथ हम आपके साथ पास मौजूद हैं, हम आपके सामने आए हैं और हम इसमें बताएंगे कि आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी और इसमें आपको क्या क्या सावधानी करनी है। इन्हीं सब मुद्दों के लिए हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम बात करेंगे। आइए उनसे जानते हैं कि इस लॉकडाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका पालन क्यों आवश्यक है। हाँ, देखिए, लॉकडाउन का सवाल बड़ा अजीब सा है और ये कहने के पीछे एक आशय है मेरा, वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इससे संबंधित संस्तुति या रिकमेंडेशन जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है हरियाणा की, उसके चेयरमैन हैं मुख्य सचिव विजय वर्धन जी, तो उन्होंने पहले ही गुरुग्राम और फरीदाबाद में लॉकडाउन लगाने की संस्तुति की थी। उन्होंने रिकमेंडेशन किया था, जो उनकी एक इंटरनल, उनका एक लेटर व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा तैरने लगा था और तभी से लोगों में ये आशंका पैदा हो गई थी कि लॉकडाउन लगना तय है, क्योंकि जो संक्रमित मरीज हैं, नए मरीजों की संख्या आनी कम नहीं हुई बल्कि बहुत ज़्यादा लगातार मल्टीप्लाई होने लगी। तो इस कारण से आशंका को और बल मिला। हालांकि इस बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी या फिर गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज या फिर यहाँ गुरुग्राम आकर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने भी बारंबार इस परसेप्शन को साफ करने की कोशिश की थी कि
कि यहाँ हरियाणा में लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं है, न वैसी कोई स्थिति है। लेकिन परिस्थितियां इतनी तेज गति से बदलती चली गई कि अंततः सरकार को इस दिशा में सोचना पड़ा, और खास करके गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे जो व्यावसायिक शहर हैं, या फिर हिसार की बात करें, या फिर भिवानी की बात करें, या फिर अगर आप जो हाईवे की दृष्टि से अगर आप देखें चंडीगढ़ की दिशा में, तो करनाल है, कुरुक्षेत्र है, अंबाला है, तो धीरे धीरे स्थितियां बहुत तेज गति से विषम होती चली गई। तो इसलिए उन्होंने लॉकडाउन का निर्णय लिया। और दूसरा, एक दिन पहले प्रधानमंत्री के साथ जो विशेषज्ञों की बैठक हुई थी, राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ एक्सपर्ट कमेटी की, उसमें भी लगभग सभी विशेषज्ञों ने उनको यही राय दी है कि क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड है, और कम्युनिटी स्प्रेड में आप ट्रेसिंग और ट्रैकिंग बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। तो ऐसे में जब तक आप कंप्लीट लॉकडाउन की ओर नहीं जाएंगे एक सर्टेन पीरियड के लिए, तब तक आप इसे रोक पाने में संभव नहीं होंगे, इस चेन को नहीं तोड़ पाएंगे। तो ये उसका आशय था जो मैंने आपको कहा। और रही बात कि लॉकडाउन में है क्या, कल देर शाम तक देखिए, खासकर जो व्यावसायिक और औद्योगिक जगत है उसमें बड़ी बेचैनी सी दिखी। बहुत सारे जो इंटरप्रेन्योर्स हैं उसके फोन हमारे पास भी आए जानने के लिए कि आखिर इसमें गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस क्या जारी किया है, क्योंकि जो होम मिनिस्टर हैं अनिल विज जी, उन्होंने लगभग 3 बजे के आसपास ट्वीट करके ये जानकारी दे दी कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए लगाया जाता है, 3 से 10 मई तक। लेकिन उसके साथ उसकी गाइडलाइंस नहीं थी कि क्या उसका प्रारूप होगा, क्या फॉर्मेट होगा। तो इसको लेकर लोगों में बड़ी बेचैनी होने लगी, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में बेचैनी होने लगी। जो निर्माता कंपनियां हैं औद्योगिक क्षेत्र की, जो प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, चाहे ऑटो प्रोडक्शन है, फार्मा प्रोडक्ट्स में लगे हुए हैं, या दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट के क्षेत्र में लगे हुए हैं, या फिर गारमेंट्स के क्षेत्र में, या दूसरे अन्य लोग हैं, तो उनको बहुत बेचैनी थी। तो इसी का ये, और देर रात ये गाइडलाइन, मजे की बात देखिए कि विदाउट हैविंग प्रिपरेशन होम मिनिस्टर ने इसको ट्वीट कर दिया, केवल एक लाइन में यह बताकर, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर क्या चीज होगा, क्या प्रारूप होगा। तो इससे लोग परेशान थे। हालांकि देर शाम को फिर चीफ सेक्रेटरी की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है, बहुत विस्तृत गाइडलाइन है। तो उसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं आपके लिए, आपके दर्शकों के लिए स्पष्ट कर दूं। तो पहली बात तो ये आप समझ लें कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए, चाहे वो आप फूड आइटम्स की बात करें, चाहे आप मिल्क आइटम्स की बात करें, चाहे आप फार्मा आइटम्स की बात करें, चाहे आप मेडिकल इक्विपमेंट की बात करें, चाहे आप जो दवाइयों की दुकान है, जन औषधि केंद्र हैं, तो ये सब सारे एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। सैनिटेशन है, आपका जो अन्य सीवर कर्मी हैं, आपके जैसे वाटर सप्लाई से रिलेटेड चीजें हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीजें हैं, तो ये सब जो गतिविधियां हैं इन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। और इससे संबंधित जितने, चाहे उत्पादन की दृष्टि से जो संस्थान है, या फिर इसकी आपूर्तिकर्ता के संस्थान हैं, या फिर इसके ट्रेडर्स हैं, जो मीडियोकर बीच में रिटेलर्स होते हैं, बेचने वाले, या स्टॉकिस्ट होते हैं, इसकी एजेंसी होती हैं, इन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। लेकिन इनके लिए शर्त ये कहा गया है कि आप अपने जो एम्प्लॉय आवाजाही करेंगे, घर से वर्क प्लेस पर जाएंगे और आएंगे, उनको अपनी आईडी प्रूफ, अपने संस्थान की आईडी प्रूफ उनके पास उन्हें रखना आवश्यक है। दूसरा एसेंशियल सर्विसेज में दूसरा पार्ट आता है, वो है पुलिस का, फायर सर्विसेज है, नगर निगम, नगर पालिका की सर्विसेज हैं, इनको प्रतिबंध से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। आगे आप गवर्नमेंट ऑफिसेस की बात अगर आप करेंगे, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं, क्योंकि गुरुग्राम और फरीदाबाद में 100 से अधिक बड़े ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और पब्लिक सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं जिनके हेडक्वार्टर्स हैं इन शहरों में। तो बड़े पैमाने पर भारत सरकार की कंपनियों में, सार्वजनिक कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं। तो उनको लेकर के भारत सरकार ने स्पष्ट किया है, हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों या उनके विभाग से संबंधित कार्यालयों पर भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, वही गाइडलाइन उन पर प्रभावी होंगे, और उन कार्यालयों में उनके अनुरूप ही काम होता रहेगा। रही बात राज्य सरकारों के ऑफिसेस की अगर आप करें, तो इनके भी सार्वजनिक उपक्रम है, इनके भी ऑटोनोमस बॉडीज हैं, इनके भी जो सोसाइटीज हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के ऑफिसेस हैं, या फिर लघु सचिवालय हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इनको लेकर के सरकार ने पहले ही 15 अप्रैल के आसपास ही उन्होंने, मुख्य सचिव ने एक गाइडलाइन जारी की थी, आदेश जारी किया था, जिसमें साफ कहा था कि आप
अधिकतम 50% वर्कर से ही आप काम चलाएं सरकारी ऑफिसेज पे, या चाहें तो आप उसे अल्टरनेट डे अलग अलग दिन पे अलग अलग लोगों को आप बुला सकते हैं। ये उनकी अपनी इंटरनल मैनेजमेंट होगी। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी सरकारी कार्यालयों के बारे में कि आप कोशिश करें कि इनमें से भी बहुतायत से आप वर्क फ्रॉम होम करवाएं। तो ये एक व्यवस्था सरकारी कार्यालयों की उन्होंने दी है। और सोशल डिस्टेंसिंग प्लस मास्क पहनना ये तो अनिवार्य किया हुआ है। उसमें भी जो विभागाध्यक्ष हैं उनको कहा गया है कि अगर कोई इस तरह की गलती करता है तो आप उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर सकते हैं। अब आगे चलें, अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो जैसे डेयरी हैं या मिल्क बूथ्स हैं, इसको सप्लाई देने वाले और इसकी बिक्री करने वाले, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। जनरल स्टोर है, किराना स्टोर्स है, मेडिकल शॉप्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट के शॉप्स हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, उनकी आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो उसी तरह से आप इससे संबंधित जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, चाहे वो गुरुग्राम में है, फरीदाबाद में है या दूसरे अन्य हरियाणा के अन्य जिले में, अन्य शहरों में, अन्य क्षेत्रों में है, उन पर भी प्रतिबंध किसी प्रकार का नहीं रहेगा। और इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात अगर आप करें तो जितने प्रकार की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो मैंने फार्मा की दृष्टि से आपको बताया, या फिर अगर आप एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स हैं उससे संबंधित जो यूनिट्स हैं, चाहे वो फार्मिंग कृषि करने वाले, खेती करने वाले किसान हैं या फिर मजदूर हैं, या फिर उससे संबंधित जो जैसे खाद है, बीज है, पेस्टिसाइड्स है, तो इससे संबंधित या फिर कृषि उपकरण है, उसके निर्माता, उसके आपूर्तिकर्ता, उसके बेचने वाले, या अंतरजिला भी, राज्यों में भी, या फिर राज्य के बाहर से भी जो भी आएंगे जाएंगे उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन केवल एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है या जो कमर्शियल यूनिट्स हैं, बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं ट्रेडिंग की दृष्टि से या मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से इन क्षेत्रों में, उनके लिए ये आवश्यक कर दिया गया है कि आप कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में आप वहाँ अप्लाई करेंगे, सरल के पोर्टल पर अपना डिटेल डालेंगे, अपने एम्प्लॉय के लाने ले जाने, वाहनों से संबंधित आप पूरी जानकारी देंगे, अपने शिफ्ट की जानकारी देंगे और आपको वहाँ से परमिशन दी जाएगी। वहाँ से पासेस आप अपने वर्कर्स के लिए इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और कलेक्टिव पासेस भी वहाँ से आप ले सकते हैं अगर आप बड़ी बसों में ले जा रहे हैं। लेकिन शर्त वहाँ दिया है कि आप जो अपने वाहन से अपने एम्प्लॉय को लाएंगे और ले जाएंगे तो उसमें आपको पासेस लेने पड़ेंगे, प्लस उसमें 50% की स्ट्रेंथ, सिटिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से ही आपको, क्योंकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। आगे कंस्ट्रक्शन की कंपनीज थी जिनको बहुत चिंता थी कि कंस्ट्रक्शन, क्योंकि गुरुग्राम जैसे शहर में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, तो उनको लेकर के बड़े बिल्डर्स में बहुत बेचैनी थी। उसको भी सरकार ने साफ कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो म्युनिसिपल बॉडीज से इसकी सीमा से बाहर है, म्युनिसिपैलिटीज की बॉडी से बाहर है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो सीमा है उससे बाहर उस कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, तो वो अपना काम कर पाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि चाहे वो हो या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिटेशन में अगर कंस्ट्रक्शन वर्क है तो उनके लिए ये कहा गया है कि आपको अनुमति तभी मिलेगी जब आप अपने वर्कर्स को अपनी साइट पर, विद इन द पेरिफेरी ऑफ योर साइट, कंस्ट्रक्शन साइट, आप वहीं अपने एम्प्लॉय को रहने की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि कम्युनिटी स्ट्रेट ना हो, उसे एक जगह से दूसरी जगह से आना जाना ना पड़े। और जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको परमिशन दी गई है, उनको भी अनुमति दी गई, उनको भी अनुमति रहेगी काम करने की, लेकिन उनको भी ये कहा गया है कि आप मैक्सिमम ये कोशिश करें कि अपने एम्प्लॉय को या तो वर्क फ्रॉम होम के लिए आप एनकरेज करिए या फिर अपने एम्प्लॉय को अपने ही प्रीमाइसेस में रखने की व्यवस्था करें। आपको याद होगा कि अगर आप 2020 के लॉकडाउन की बात करें, तब भी जब लॉकडाउन 15 दिन के बाद जब धीरे धीरे फेज वाइज खोलने की बात हुई थी, अनलॉक शुरू हुआ था, तो उसमें भी इंडस्ट्रियल हाउसेस को इस तरह की शर्तों को पालन करने को कहा गया था। और तब भी यही शर्तें थी कि आप अपने एम्प्लॉइज को अपने प्रीमाइसेस में रखिए बजाय इधर उधर से मूव कराने के, और वहीं आप अपना काम करा सकते हैं, जिससे कि जो स्प्रेड है इन्फेक्शन का अगर किसी को हो गया खुदा न खास्ते तो वो दूसरों को नहीं फैलेगा, आप उसी लिमिटेशन में उसे रोक पाएंगे। और दूसरा, अगर आप मान लीजिए कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि आपको एम्प्लॉय बाहर से लाना ही है, तो फिर आप उसके लिए डेडिकेटेड अपने
अपने वाहन जो ट्रेवल हैं वो आप ट्रेवल फैसिलिटी उनको देनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसको लाना ले जाना पड़ेगा और उसकी परमिशन आपको सरकार से लेनी पड़ेगी। तो ये एक नटसेल में लॉकडाउन का पूरा हाव भाव है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो देश या फिर राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उस, क्योंकि पिछले 1 वर्ष में जिस तरह से गतिविधियां प्रतिबंधित रहीं और बाधित रहीं, लगभग आप देखें तो उसके कारण से बहुत नुकसान में है सरकार भी और आम जन भी, रोजगार की दृष्टि से भी बहुत नुकसान में है। तो सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि लोगों में लॉकडाउन पिछली जो पहली बार 15 दिनों के लिए लगाया गया था या 20-21 दिनों के लिए लगाया गया था, उसका एक जो भय लोगों में था, इसी कारण से हाय तौबा मचने लगा था, लोग बाहर भागना शुरू कर दिए, अपने घरों को, अपने नेटिव प्लेस का, अपने नेटिव स्टेट्स की ओर निकलने शुरू हो गए थे। तो इसलिए उन चीजों से बचने के लिए सरकार ने एक सधा हुआ ये निर्णय लिया है कि आप इस तरह रोजगार को कंप्लीट बंद करके फिर आप जिंदगी को बचा नहीं पाएंगे। या तो कोरोना से व्यक्ति मर जाएगा या फिर खाना के बिना, पानी के बिना आदमी मर जाएगा। तो इसीलिए आजीविका को पूरी तरह बाधित नहीं किया जाए, ये एक पीछे का, इस लॉकडाउन के पीछे का ये एक कंसेप्ट है। कुल मिला के अगर आप कहेंगे तो मैं इसे लॉकडाउन नहीं कहूंगा, बल्कि आप अगर 2020 में अनलॉक 3 या 4 की जो स्टेजेस थे, कंप्लीट वही ट्रू कॉपी इस बार हरियाणा के जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने वही उठाया है और उन्हीं चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कि चलिए, ये सरकार की एक कोशिश होती है कि हम जिंदगी भी बचाएं, जीवन भी बचाएं और फिर जो जहान है उसको भी हम बचाएं। तो इसीलिए दोनों चीजों के बीच में बैलेंस करने की उन्होंने कोशिश ये की है। कुल मिलाकर के रोजगार बहुतायत में जारी रहेंगे, रोजगार की संभावनाएं बनी रहेगी, उसके साधन लोगों को मिलते रहेंगे, ये है। लेकिन अब अगर आप प्रतिबंध की बात करते हैं तो प्रतिबंध में सामान्यतया आम लोगों को घर से निकलना प्रतिबंधित है और ये हम जैसे एक संवेदनशील नागरिक को, एक जन सामान्य व्यक्ति को, सभी को ये सोचना चाहिए कि ये देश हित में है और हमारे हित में है, हमारे समाज के हित में है, हमारे प्रदेश के हित में है। तो इसलिए ये सोचना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है और उस पर हमें इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो इसीलिए सभी प्रकार की जो सामाजिक गतिविधियां हैं, एकदम क्लियर कट मैं आपसे बात कर रहा हूं, सभी प्रकार की सामाजिक गतिविधियां, धार्मिक गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां, ये कंप्लीट पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई हैं। इसकी अनुमति नहीं होगी किसी भी सूरत में। केवल और केवल एक ऐसा आयोजन हो सकता है, हालांकि उसे भी प्रतिबंधित किया है, वो है शादी विवाह का। क्योंकि कई साल से या पिछले साल में डिस्टर्ब तो रहा, उससे पहले से लोगों ने रिश्ते तय किए हुए थे, पिछले साल शादियां नहीं हो पाई, इस साल फिर मौसम आया, फिर वही हालात बन गए। तो इसीलिए सरकार ने एक सकारात्मक सोच अपनाते हुए थोड़ी सी उसमें छूट देने की बात की है कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संतुष्ट है वहां की व्यवस्था से, वहां के हालात से या उस इलाके के पार्टिकुलर उस एरिया के हालात से, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ अप्लाई करिए, वो शादी की अनुमति आपको दे सकते हैं। लेकिन शर्तें उसमें लगाई गई हैं, पहले से जो उस पर निर्धारित हैं वो लागू रहेंगी कि अगर आप इन हाउस कर रहे हैं, किसी हॉल में कर रहे हैं, तो उसकी सीटिंग अरेंजमेंट जो है मैक्सिमम 50% ही आप उसे फिल कर सकते हैं या फिर अधिकतम 30 व्यक्ति को ही उसमें आप शामिल कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप खुले में कर रहे हैं, किसी गार्डन में अगर आप कर रहे हैं आयोजन, तो मैक्सिमम 50 व्यक्तियों को ही शामिल करने की अनुमति आपको आपके शादी विवाह के आयोजन में होगी। और हमें लगता है कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम सबको इस बात को मानना, स्वयं भी मानना चाहिए। प्रशासन क्यों, केवल ये जिम्मेदारी प्रशासन की क्यों होगी, हम सबकी, हमारे आपकी सबकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उसको फॉलो करें और अंततः इसका असर हमारे जीवन पे पड़ना है, हमारे बच्चों के जीवन पे पड़ना है, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे सगे संबंधियों और कुल मिलाकर हमारे प्रदेश और जिले पर पड़ना है। तो उससे पूरी तरह हमारी जो वित्तीय व्यवस्था है उस पर भी बहुत नकारात्मक असर जाता है। तो इसीलिए अगर थोड़े दिन हम इस चीज पर थोड़ी सावधानी बरत लेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि आने वाला भविष्य हमारा संवरेगा। तो इसीलिए उस दृष्टि से हमको ये कोशिश, इस पर हमें अमल करनी चाहिए। तो ये सामाजिक और जो धार्मिक संस्थान हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं, इसे कंप्लीट
पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया, बंद करने का आदेश जारी किया गया है। और यहाँ कोई धार्मिक आयोजन किसी भी सूरत में करने की अनुमति नहीं होगी, ये आप समझ लें। तो कुल मिला के ये प्रतिबंधित चीजें हैं जो कि कुछ इस तरह की गतिविधियों के साथ अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो उसमें अपने हिसाब से वो ढील दे सकते हैं, लेकिन नक्सल में पूरे हरियाणा पर ये प्रभावी रहेगा। और अगर हम बात करें इस प्रतिबंध और छूट वाले में जितनी चीजें हैं उनमें से कुल मिलाकर यही है कि हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इसका पालन करना चाहिए, इसका अनुपालन करना चाहिए। सरकार को या सरकारी तंत्र को, प्रशासनिक तंत्र को, स्वास्थ्य विभाग के साथ, उसकी व्यवस्था के साथ हम सबको कोप अप करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए पूरी तरह से, तभी ये प्रभावी होगा और तभी आने वाला समय हम सब के लिए संवरेगा और सुधरेगा। फिर तभी हम एक सामान्य जीवन जी पाएंगे।